मेरी जेठानी बे औलाद थी और उनका शौहर भी फौत हो चुका था। उनको इतना सदमा पहुंचा कि वो बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी। मेरा शौहर उनको डॉक्टर के पास ले जाता और फिर वापसी पर मेरी जेठानी बहुत खुश होती और काफी सारे शॉपिंग बैग्स भी पकड़े होते। एक दिन जेठानी बेहोश हुई तो मैंने शौहर से कहा कि आज मैं भी उनके साथ जाऊंगी। ये सुनकर जेठानी को होश आ गया। फिर एक दिन जेठानी को शौहर अस्पताल ले गया। जब मैंने पीछा किया तो मेरा शौहर जेठानी को अस्पताल की बजाय एक घर में ले गया था। जब मैंने देखा तो शौहर जेठानी के साथ। आज फिर से मेरी जेठानी बेहोश हो गई थी। मेरा शौहर उसे गोद में उठाए गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। सदमा ही कुछ ऐसा था, मेरे जेठ का कुछ दिन पहले ही इंतकाल हुआ था। मेरी जेठानी को बार बार ऋषि के दौरे पड़ने लगे थे। मेरे जेठ और जेठानी में बहुत मोहब्बत थी। मैंने आज तक कभी उन्हें लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। जेठ के अचानक से हार्ट फेल होने की वजह से मौत वाक़ई हो गई थी। 4 दिन से मेरी जेठानी ने एक निवाला भी नहीं खाया था। मैं जबरदस्ती उसे कभी दूध पिलाने या कभी कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो साफ मना कर देती थी। एक बात अजीब ही थी कि वो किसी के हाथ से खाना ना खाती, लेकिन जब मेरे शौहर उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाते तो वो खाने लग जाती। मैं और मेरे शौहर जेठानी का बहुत ख्याल रखते थे। एक तो वो बे औलाद थी, उस पर अब उस शौहर का गम भी। मुझे उसकी इस हालत पर बहुत अफसोस होता था, लेकिन ना जाने क्यों जब से मेरे जेठ का इंतकाल हुआ था वो रोज ही विष खाकर गिर जाती थी। मेरे मियाँ उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते। मुझे तो बहुत परेशानी सी होने लगी थी। एक तो मेरी जेठानी किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी, सारा काम मैं ही करती थी। फिर मेरे दोनों बच्चे भी छोटे थे, उन्हीं से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। अब ये एक और कयामत मुझ पर टूट पड़ी थी कि जेठानी आए दिन बेहोश हो जाती थी। एक बात जो मुझे बहुत परेशान करने लगी थी वो ये थी कि मेरी जेठानी इद्दत में होते हुए भी मेरे मियाँ से पर्दे का एहतमाम नहीं करती थी। हालांकि उनका मेका भी ठीक ठाक पैसे वाला था, लेकिन वो अपने मेके में भी नहीं गई थी। कहने लगी कि मुझे अब हमेशा इसी घर में ही रहना है। जबकि वो जवान थी, चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन कहने लगी कि वो मेरे जेठ जमाल के नाम पर ही सारी जिंदगी गुजार देंगी। पहले पहल तो मैंने यही सोचा कि वो सदमे में हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब तो महीना गुजर गया था। अब मेरी जेठानी की हरकतें मुझे कुछ अजीब लगने लगी थी। वो पूरा दिन कमरे में बंद रहती थी। खाना नाश्ता में उन्हें कमरे में देकर आती थी। कोई मोहल्ले की औरत उनसे मिलने भी आती तो वो कमरे से ना निकलती और मिलने से इनकार कर देती थी। मुझे जमाल की बात करके दुख होता है। अब ये भी नहीं था कि वो हर वक्त रोती रहती थी। पूरा दिन नॉर्मल ही रहती थी, लेकिन जैसे ही मेरा शौहर घर में दाखिल होता वो कमरे से बाहर आ जाती और मेरे शौहर से लिपट कर रोने लग जाती। कहने लगती, तुम्हारा भाई मुझे क्यों अकेला छोड़ गया है, मैं अब किसके सहारे जीऊंगी। मुझे ना जाने क्यों अब जेठानी की बात बुरी सी लगने लगी थी। अगर उन्हें इतना गम था तो मेरे गले लगकर रो लेती, अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती थी। ये कैसा गम था जो सिर्फ मेरे शौहर के साथ ही लगकर कम होता था। पूरा दिन तो वो भली चंगी रहती थी। मेरा शौहर पूरा दिन का गया भूखा प्यासा घर लौटता तो वो कमरे से निकलकर उसके गले लगकर बैंड डालना शुरू कर देती थी या फिर खिश खाकर बेहोश हो जाती थी। मेरा शौहर उन्हें गोद में उठाए डॉक्टर के पास ले जाता। जेठानी जब वापस घर आती तो बिल्कुल ठीक ठाक अपने कमरे में चली जाती थी। ऐसी कौन सी बीमारी थी जो मेरे शौहर के आते ही गिश में बदल जाती थी, और जब जेठानी डॉक्टर से लौटकर वापस आती तो ठीक ठाक होती थी। मेरा शौहर भी बिना नाक मुंह बनाए अपनी भाभी की खिदमत गुजारी के लिए तैयार हो जाता था, और अगर मैं किसी काम के लिए कह देती तो मुझे इनकार कर देता कि अभी थका हुआ हूँ, नहीं जा सकता। तुम्हें मेरा एहसास होना चाहिए, सारी जिम्मेदारियां अब मुझ पर आ गई हैं। मैं चुप हो जाती क्योंकि वो मुझे साफ जवाब दे देता और भाभी को कुछ ना कहता। मेरी जेठानी जवान थी, मेरे मियाँ की हम उम्र थी। मेरे जेठ मेरे मियाँ से 6 साल बड़े थे। उनकी शादी के फौरन बाद मेरी सास का इंतकाल हो गया था और ससुर पहले ही वफात पा चुके थे। घर में बस ये 2 भाई ही रहते थे। मुझे भी पसंद करने मेरी जेठानी आई थी। देखने में मेरी जेठानी बहुत खूबसूरत थी।
लेकिन मैं उसके सामने एक आम शक्ल और सूरत की मालिक थी। मेरे शौहर भी काफी हैंडसम थे। अलबत्ता जेठ मामूली शक्ल और सूरत के मालिक थे, लेकिन आदात और अतवार में बहुत अच्छे थे। 4 साल मेरे ससुराल में बहुत अच्छे गुजरे थे। मेरे जेठ और जेठानी मेरे साथ बिल्कुल छोटी बहनों की तरह से शफकत से पेश आते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी जेठानी ने कोई फरमाइश मेरे जेठ को की हो तो मेरे जेठ ने पूरी ना की हो। इसके बरक्स मेरे शोहर मुझसे शुरू से ही खिंचे खिंचे रहते थे। शादी की रात मुझे देखकर ही ना जाने क्यों मेरे शोहर का मूड ऑफ हो गया था। मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं की थी। उसके बाद तो बस हर वक्त मुझ पर तनकीद करते रहते थे। 1 साल के वक्फे से मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। मेरी जिठानी अभी तक बे औलाद थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने कभी भी मेरे बच्चों को पकड़कर प्यार नहीं किया था, वरना एक घर में रहते हुए वो बे औलादी की कमी मेरे बच्चों को प्यार करके पूरा कर सकती थी। लेकिन वो हर वक्त खुद पर ही तवज्जो देती थी, मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी और अपनी शीरी जुबान से वो घर के कामों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल चुकी थी और खुद कभी जिम जाकर अपने फिटनेस का ख्याल रखती थी तो कभी पार्लर जाकर बस अपने हुस्न को चमकाती रहती थी। मेरे शौहर मुझसे उखड़े उखड़े रहते थे। मुझे रात को ही तैयार होने की फुर्सत मिलती थी। पूरा दिन मेरी जिठानी मुझे किचन के कामों में उलझाए रखती थी। जब मैं रात को तैयार होती तो मेरा शौहर फराज कहता कि अब तुम्हारे तैयार होने का क्या फायदा है, जब मैं आता हूँ तब तो तुम पसीने से शराबूर होती हो। तुम्हें देखकर मेरा सारा मूड खराब हो जाता है। एक तो तुम पहले ही आम सी शक्ल सूरत की हो और जब भी घर आओ तुम बेहाल नजर आती हो। मेरे आने से पहले अपने सब काम खत्म कर लिया करो। भाभी को देखो कि भाई के आने से पहले कैसे खुशबुओं से महक रही होती है। इन्हें देखकर ही दिल बाग बाग हो जाता है। मुझे फराज की हर वक्त की नागवारी समझ नहीं आती थी। मुझे उनकी बातों से तकलीफ तो बहुत होती थी, लेकिन मेरा मसला ये था कि मैं खामोश और सादी तबीयत की लड़की थी। मुझे ज्यादा चालाकियां नहीं आती थी। मुझे शादी की पहली रात फराज ने यही कहा था कि मैं उनकी भाभी की कोई बात ना टालूंगी, कभी भी उनके साथ बहस नहीं करूंगी। मैंने कभी अपनी जेठानी के साथ किसी भी मामले में बहस नहीं की थी। मेरी रंगत साफ सुथरी थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में लगकर मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि मैं अपने शोहर के घर आने से पहले तैयार होकर बैठ जाया करूं। बल्कि अक्सर ये होता कि जब भी मेरे शोहर के आने का वक्त होता, मैं किचन का काम निपटाकर कमरे में जाने लगती तो मेरी जेठानी तैयार होकर अपने कमरे से निकलती और मुझसे कहती कि शाजिया, तुमने सलाद बनाया ही नहीं। तुम्हें पता है ना कि फराज को सलाद कितना पसंद है। चलो पहले सलाद बना लो। कैसी बीवी हो तुम, अपने शोहर की पसंद नापसंद का भी तुम्हें इल्म नहीं है। मुझे देखो, जमाल के साथ साथ फराज की पसंद नापसंद का भी मुझे सब पता है। मैं सलाद बनाने लग जाती। जैसे ही फराज घर लौटते मेरी भाभी फौरन से घर का दरवाजा खोलकर मुस्कुराकर मेरे शोहर को सलाम करती। फराज भी मुस्कुराकर जवाब देते, ये भी कहते कि भाभी आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थोड़ा बहुत मेकअप करने की तमीज मेरी बीवी को भी सिखा दे। जब भी मैं घर आता हूँ तो वो किचन में ही नजर आती है। थोड़ा सा भी उससे करीब होकर बात करो तो अदरक लहसुन और पसीने की बू से मेरा जी मतलाने लगता है। फराज की बात सुनकर मेरी जेठानी खिलखिलाकर हंसने लगती, कहती कि तुम्हारी बीवी में बहुत सुस्ती है, पूरा दिन घर के काम ही उससे खत्म नहीं होते। मैं तो तुम्हारे भाई के आने से पहले ही सब काम निपटा कर देखो कैसे फ्रेश हो जाती हूँ। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि ये रंग और रूप सिर्फ फराज को ही दिखाती थी। जब मेरे जेठ अपने काम से थके हारे आते तो तब भी वो लाउंज में फराज के साथ बातों में मसरूफ रहती। दरवाजे पर बेल बजती तो मुझसे कहती कि शाजिया, दरवाजा खोलो, तुम्हारे भाई आई होंगे। मैं किचन से सलाद बनाने के बाद रोटियां पकाकर बाहर निकलती, दरवाजा खोलती, अपने जेठ को सलाम करके अपने कमरे में चली जाती। जब नहा धोकर जल्दी जल्दी नीचे आती तो भाभी टेबल पर खाना लगा चुकी होती। बल्कि कई बार तो ये होता कि फराज और भाभी खाना भी खा चुके होते। मेरे जेठ भी थके हुए आते थे। जब वो फ्रेश होकर बाहर आते तो उनका खाना टेबल पर ढका हुआ रखा होता था। भाभी फराज के साथ टीवी देख रही होती थी, लेकिन मेरे जेठ इन बातों को महसूस नहीं करते थे। वो चुपचाप खाना खा लेते। जैसे ही खाना खाकर वो फारिग होते, भाभी मुझसे कहती कि अब ये बर्तन तुम संभालो, मैं बहुत थक गई हूँ।
मैं टेबल से बर्तन उठाने लगती तो सोचती कि पहले भी तो मैं ही सब काम करती हूँ, वो करती ही क्या है, बस अपने हुस्न को चमकाती रहती हैं। शादी के चंद माह बाद ही मैं उम्मीद से हो गई थी। तब फराज का रवैया भी मुझसे कुछ बेहतर हो गया था। जब मेरा पहला बेटा हुआ और उनके साथ मेरे जेठ भी बहुत खुश थे। उन्हें बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी। वो जब भी घर लौटते मेरे बेटे को पकड़ लेते और उसे बहुत प्यार करने लगते। उनके बरक्स मेरी जेठानी मेरे बेटे को नहीं पकड़ती थी। वो मुंह से भी बहुत कहती थी कि उन्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैंने कभी उनकी आंख में औलाद की तड़प नहीं देखी थी। अभी मेरा बड़ा बेटा चंद माह का ही हुआ था कि मैं फिर से उम्मीद से हो गई थी। मुझे लगा था कि मेरी नासाज तबीयत को देखते हुए मेरी जेठानी मेरा एहसास करेगी, मगर मेरी जिम्मेदारियां उतनी ही रहीं। छोटे बच्चे के साथ ऐसी हालत में भी मैं किचन के सब काम संभालती थी। अगर कभी फराज से शिकवा कर भी देती कि भाभी मेरी बिल्कुल मदद नहीं करवाती, तो वो मुझ पर चिल्लाने लगते, कहते कि तुम अब जाहिल औरतों की तरह लगाई बुझाई शुरू कर दो ताकि हमारे घर में फसाद पड़ जाए। भाभी भी तो हैं, मजाल है कि उन्होंने मुझसे कभी तुम्हारी बुराई की हो, क्योंकि वो घर बनाना जानती हैं, रिश्ते निभाना जानती हैं, तुम्हारी तरह दिल में बोझ नहीं रखती। खबरदार, जो आइंदा भाभी के खिलाफ कुछ कहा, जरा सा काम क्या बढ़ गया है, तुम तो मेरे सर पर चढ़ गई हो। फराज मेरी बात सुनते ही नहीं थे। मुझे समझ नहीं आती थी कि भाभी दिन भर करती क्या थी। किचन की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल रखी थी। बाकी हर काम के लिए नौकरानी थी। सफाई, कपड़े धुलाई वो कर जाती थी। बाकी करने को बचता भी क्या था। दूसरा बेटा होने पर भी मैं बिल्कुल गन चक्कर बनकर रह गई थी। अक्सर ऐसा होता कि मैं बच्चों और घर की जिम्मेदारियों में फराज को बिल्कुल वक्त नहीं देती थी। मैं दिन भर की थकी होती थी, लेटते ही गहरी नींद सो जाया करती थी। खुद को तवज्जो देने का भी कुछ वक्त नहीं मिलता था और फराज ने भी मुझसे शिकायत करना छोड़ दी थी। मुझे तो यही लगता कि फराज मेरी मसरूफियात देखकर मेरा एहसास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। चंद माह पहले की बात है, तब मेरे जेठ बहुत चुपचाप रहने लगे थे और सिगरेट भी बहुत ज्यादा पीने लगे थे। सिगरेट वो पहले भी पीते थे, लेकिन कभी कभी, मगर अब तो वो हर वक्त सिगरेट पीते नजर आते थे, किसी गहरी सोच में डूबे रहते थे। मेरी जेठानी को तो उनका कोई ख्याल ही नहीं था। उसकी वही रूटीन थी, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, सजना संवरना। वो लापरवाह किस्म की खातून थी, या शायद खुद पसंद थी। मेरे जेठ की उन्हें खास परवाह नहीं थी। मेरे बच्चों का जुड़वा बच्चों वाला हाल था। एक बीमार होता तो दूसरा भी बीमार पड़ जाता। एक को भूख लगती तो दूसरे को भी भूख लग जाती थी। मुझे फीड बनाने के लिए रात को उठकर किचन में जाना ही पड़ता था। मैं जब कमरे से निकलकर लाउंज में आती तो मेरे जेठ अपने कमरे की बजाय लाउंज में बैठे सिगरेट पी रहे होते। वो किसी गहरी सोच में डूबे होते थे। न उन्हें मेरे किचन में आने का पता चलता और ना ही वापस अपने कमरे में जाने का पता चलता। वो अपने ही सोचों में गुम थे। जब मैं कमरे में गई तो दोनों बच्चे रो रहे थे। फराज उनकी वजह से उठकर बेजार लग रहे थे। मैंने दोनों बच्चों को फीड दिया तो बच्चे चुप हो गए। मैंने अपने शोहर फराज से कहा कि जमाल भाई आजकल बहुत चुप चुप रहने लगे हैं, सिगरेट भी ज्यादा पीते हैं, आखिर क्या वजह है। फराज शायद नींद में थे। कहने लगे ऑफिस की टेंशन होगी, ठीक हो जाएगी। फराज ये कहकर सो गए, लेकिन जमाल भाई ठीक होने की बजाय अपने गम अपने सीने में छुपाए दुनिया से रुखसत हो गए थे। और अब मेरी जिठानी ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया था कि जैसे ही फराज ऑफिस से घर आते तो वो कमरे से निकलकर उनके गले लगकर रोने लगती और गिच खाकर बेहोश हो जाती, और फराज उन्हें गोद में उठाए गाड़ी में बिठाए डॉक्टर के पास ले जाते। जब वो वापस आते तो जेठानी खुशबाश नजर आती। मैं तो हैरत में उस दिन डूबी थी जिस दिन मेरी जेठानी की इद्दत पूरी हुई थी। शोक रंगदार जोड़ा पहने वो फुल मेकअप किए कमरे से बाहर निकली थी। फिर रोते हुए फराज को कहने लगी, जमाल को मैं ऐसी अच्छी लगती थी, कहते थे तुम हमेशा सजी संवरी रहा करो, लेकिन अब वो नहीं रहे। लोग मुझे कहाँ इस तरह से बना सवरा देखकर जीने देंगे जैसा जमाल चाहते थे। उनकी बात सुनकर फराज भी उनकी बात की तायीद करने लगे कि आप रोज ऐसे ही तैयार हुआ करें जैसे भाई को अच्छी लगती थी। उनकी गलत बात पर भी मेरी क्या मजाल थी कि मैं अपनी जेठानी या अपने शोहर को कुछ कह पाती। अब तो मेरी जेठानी रोज तैयार होने लगी। घंटों घंटों और रात गए तक वो फराज से बातें करती रहती। मुझसे अब ये सब देखा नहीं जा रहा था। हर 2-3 दिन बाद वो बेहोशी का ड्रामा करती। फिर जब फराज के साथ वापस आती
तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग भी होते। मेरा शक यकीन में बदल चुका था। जब मैं फराज से पूछती तो वो कहते, भाभी का दिल बहलाने के लिए मैंने उन्हें शॉपिंग करवा दी है, ताकि उन्हें ये ना लगे कि जमाल भाई नहीं हैं, तो उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। एक बार तो जो कुछ मेरी नजरों ने देखा मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। रात को मैं बच्चों के रोने की आवाज सुनकर उठी थी। बराबर में देखा तो बिस्तर खाली था। फराज कमरे से गायब थे। जब मैं फीड बनाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मुझे अपनी जेठानी के हंसने की आवाजें आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाती उनके कमरे तक पहुंची। दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की का एक पट खुला हुआ था। जो कुछ मेरी नजरों ने देखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं वापस अपने कमरे में आकर रोने लगी। मैंने बच्चों को फीड दिया और सुला दिया। कुछ देर के बाद ही फराज मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए। मुझे देखकर ठटक से गए और कहने लगे, तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने पूछा, आप इस वक्त कहाँ थे? भाभी भाई के बाद बहुत उदास हो गई थी। मैं पानी पीने कमरे से निकला तो मुझे उनके कमरे से रोने की आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं उनके पास चला गया। मैं उन्हें तसल्ली दे रहा था कि आप रोया ना करें, मैं आपका वैसे ही ख्याल रखूंगा जैसे भाई रखते थे। मैं तंजिया मुस्कुराई और कहा कि आपके यहाँ भाभी को सीने से लगाकर तसल्ली दी जाती है क्या? मेरी बात सुनकर उनके माथे पर पसीने आने लगे थे। कहने लगे, तुम छुप छुप कर मुझे देखती हो क्या? क्या समझती हो तुम? वो बस मेरी भाभी है, मेरी भाई की बीवी हैं। मैं उन्हें छोटा भाई समझकर तसल्ली दे रहा था। लेकिन अगर तुम मुझ पर यूं ही शक करती रही तो हाँ, तब मैं जरूर उनसे शादी कर लूंगा। ये बात सुनकर तो मेरे हवास गुम हो गए थे। मेरा मेका कोई पैसे वाला तो था नहीं। फिर मेरी और भी छोटी बहनें थी जो शादी के लायक हो चुकी थी और अच्छे रिश्ते के इंतजार में बैठी थी। मैं अपने दो बच्चों के साथ मेके जाकर नहीं बैठ सकती थी। मैंने एक चुप साध ली। बस मैं अंदर ही अंदर रोती रहती थी। फिर कभी फराज से इस बात का गिला नहीं किया था, मगर मेरी जेठानी तो और भी बेतकल्लुफ हो गई थी। अब तो वो फराज के साथ बाहर खाना खाने भी चली जाती थी। वो मुझ पर पहले से ज्यादा हुक्म भी चलाने लगी थी। लेकिन मैं भी कब तक ये सब बर्दाश्त करती? मैं भी तो एक औरत थी, कैसे अपने शोहर की मोहब्बत को तकसीम कर सकती थी? एक दिन मैं उन पर चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि आपके अंदर शराफत नाम की चीज है भी कि नहीं? मेरे शोहर के साथ यूं बेतकल्लुफ होते हुए आपको शर्म नहीं आती? वो शोहर मेरा है, लेकिन रात आप उसे रो धोकर अपने कमरे में बुला लेती हैं। उस दिन भी जब मैंने कमरे की खिड़की से देखा तो आप फराज के सीने से लगी हंस रही थी। कह रही थी, तुम मुझे बिल्कुल जमाल की तरह लगते हो। मेरे करीब आते हो तो मुझे लगता है कि मैं जमाल के पास हूँ। फराज, मेरे पास से उठकर मत जाओ। तब फराज ने आपको कहा था कि आप क्यों हर वक्त भाई को याद करती रहती हैं, इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगी। मैं एक औरत होने के नाते कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकती थी कि जिस गुर्बत और मोहब्बत पर मेरा हक है वो फराज की भाभी आंसू बहाकर हासिल कर ले। वो मेरी बात सुनकर कहके लगाकर हंसने लगी। कहने लगी, जाकर पहले अपनी शक्ल आईने में देखो और फिर फराज को देखो। तुम उसके साथ कहाँ जचती हो? तुम उसकी बीवी कम और नौकरानी ज्यादा लगती हो। मुझे उनकी बात सुनकर अफसोस हुआ था। मैंने कहा, फिर आपने मुझे अपने देवर के लिए क्यों पसंद किया था? उनके लिए किसी खूबसूरत लड़की का इंतखाब क्यों नहीं किया? इंसान देखने में जैसा भी हो, लेकिन खुद पर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो इस बात पर भी हंसने लगी। कहने लगी कि मैंने जानबूझकर तुम्हें फराज के लिए पसंद किया था। मैं जानती थी कि तुम फराज के हिसाब से अच्छी नहीं हो। असल में मुझे फराज के लिए तुम जैसी आम शक्लो सूरत की लड़की चाहिए थी, ताकि वो तुम्हारी बजाय मुझे देखने पर तवज्जो दे, मेरी तारीफ करे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं बेमिसाल हुस्न की मालिक थी, लेकिन मेरे वालिद ने जमाल की सिर्फ शराफत देखकर एक मामूली शक्लो सूरत वाले शख्स से मेरी शादी करवा दी थी। जब मैं रुखसत होकर इस घर में आई तो पहली बार मैंने फराज को देखा था। वो अपने भाई से बिल्कुल बरअक्स था। मर्दाना वजाहत उस पर खत्म थी। पहली नजर में ही मैं फराज पर अपना दिल हार बैठी थी। जमाल के कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मेरे जहन में बस एक ही शख्स था और वो था फराज। जमाल भी मेरे हुस्न की तारीफ बहुत करते थे, लेकिन मुझे कभी उनकी जुबान से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती थी। मैं तो रोज फराज के लिए तैयार होती थी। वो मुझे भाभी समझता था, मेरा एहतराम भी करता था, लेकिन फराज से मुझे एक ही तकलीफ होती थी कि वो मुझसे दूर दूर रहता था, मुझे देखता भी नहीं था। शायद इसलिए कि मैं उसके भाई की बीवी थी। लेकिन फराज की बेरुखी मेरी जान जलाकर रख देती थी। मेरी सास बीमार रहती थी,
उसे मेरी खिदमत की जरूरत थी, लेकिन मुझे न शोहर की परवाह थी न बीमार सास की। मैं तो हुस्न परस्त औरत हूँ, मुझे हसीन मर्द मुतासिर करते हैं, और फराज मेरे मयार पर पूरा उतरा था। जमाल को बच्चे अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे अपनी फिटनेस अजीज थी। मैं कोई बांझ नहीं हूँ, ना ही जमाल में कोई ऐसा ऐब था। मैंने खुद ही बच्चों का झंझट नहीं पाला, क्योंकि मैं जमाल से दूर रहने के और फराज से करीब होने के बहाने ढूंढती थी। अपनी सास के इंतकाल के बाद फराज मुझसे बातें करने लगे। जमाल को यही लगता था कि मैं फराज का ख्याल रख रही हूँ, ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। जब भी फराज ऑफिस से वापस आता, मैं तैयार होकर उसके सामने आती। फिर मैं फराज से खुद पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे देखकर मेरी तारीफ करे। जब वो मेरी तारीफ करता तो मैं हवाओं में उड़ती फिरती थी। अगर फराज की बीवी मुझसे ज्यादा हसीन होती तो वो उसकी तरफ रागिब हो जाता, और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए उसने शादी के बाद मुझसे शिकवा किया था कि मैंने तुम्हें उसके लिए क्यों पसंद किया। कहने लगा कि भाभी, आप कोई अपने जैसी लड़की ढूंढ लाती। ये सुनकर तो मेरा दिल ही झूम उठा था। तुम्हें मैं हर वक्त इसलिए किचन में उलझाए रखती थी, ताकि तुम कभी भी फराज के दिल में घर ना कर सको। फराज मेरे करीब आ रहा था, लेकिन जमाल को मुझ पर शक हो गया। उन्होंने मुझसे मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये गम दिल को लगा लिया। वो मेरी आंखों में फराज की मोहब्बत को देख चुके थे। मैं उनसे फराज के लिए मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी थी। ये भी कह चुकी थी कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उनके साथ मजबूरन जिंदगी गुजार रही हूँ। उसके बाद से जमाल कमरे की बजाय लॉन्च में सोने लगे थे, चुप चुप रहने लगे थे। शायद उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मेरी जान उनसे जल्द छूट गई। और अब फराज की सारी हमदर्दियां मेरे साथ हैं। वो दिन दूर नहीं कि जब फराज मुझसे शादी करके तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा। मैं हैरत से फटी फटी आंखों से अपनी जेठानी के गलीज इरादे सुन रही थी। तभी बाहर का दरवाजा खुला। देखा तो फराज बड़े गुस्से से अंदर दाखिल हुए और एक जोरदार तमाचा जेठानी के मुंह पे मारकर कहने लगे कि मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझता था, और आप ऐसी घटिया सोच रखती हैं। मेरे बाप जैसे भाई को आपने मौत के घाट उतार दिया। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाएं, वरना मैं आपको जान से मार डालूंगा। फराज सारी बातें सुन चुके थे। मैंने दिल से अपने रब का शुक्र अदा किया, क्योंकि वो मेरी बात पर तो शायद कभी भी भरोसा ना करते। मेरी जेठानी की सच्चाई उनके सामने खुल चुकी थी, इसलिए वो वहां से हमेशा के लिए चली गई। और फराज मुझसे पशेमान होकर रहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने भी उन्हें माफ कर दिया। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है। जो भी रिश्ता हमारा अल्लाह ने एक दूसरे के साथ बनाया है, उसे इसी एहतराम से देखा और गुजारा जाए।